व्हाट इज वेव्स? वेव्स होता क्या है? देखिए, waves is a vibration or disturbance in a space. Waves is the form of energy which is in the form of a vibration or disturbance in a space. ठीक है, तो देखो वेव्स एक तरीके की एक एनर्जी होती है जो कि एक वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस के चलते स्पेस में क्रिएट होता है. विदाउट डिस्टरबेंस और वाइब्रेशन वेव्स इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो ये तो था वेव्स के बारे में कि वेव्स होता क्या है. अब देखिए टाइप ऑफ वेव्स. वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो देखो वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर. वेव्स जो होता है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी को ट्रांसमिट करता है विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर. मतलब मैटर करता है बट मैटर्स की एनर्जी को वो ट्रांसफर करता है. ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. अब देखो हाउ आर वेव्स क्लासिफाइड. वेव्स को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? Waves are classified by what they move through or by how particles move through them. देखो वेव्स में बेसिकली क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होता है वाइब्रेट करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन. ठीक है, अब देखो व्हाट मटेरियल डू वेव्स मूव थ्रू. द सब्सटेंस दैट वेव्स ट्रैवल थ्रू एंड नीड टू हैव इन ऑर्डर टू मूव. द सब्सटेंस दैट वेव्स ट्रैवल थ्रू एंड नीड टू हैव इन ऑर्डर टू मूव. तो देखो वेव्स क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक कलेक्शन होता है और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं कि एनर्जी को एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसमिट करता है. ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी को एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसमिट. ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे मूव थ्रू मीडियम. दिस इज थ्री. देखो यहाँ पे तो स्क्रीन पीपीटी में तो दो टाइप्स दिया हुआ है बट एक्चुअल में वेव्स फोर टाइप्स के होते हैं. ठीक है, जैसे स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स. लेकिन इसके अलावा देखो इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जैसे डी ब्रॉगली वेव्स या जिसको मैटर वेव्स बोला जाता है. आप लोगों ने डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स का नाम सुना है? आई थिंक आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे. केमिस्ट्री में आप लोगों ने डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स के बारे में पढ़ा होगा. द वेव्स when particles are moving with the speed of light and have negligible mass, then it produce the de Broglie waves or matter waves. मैटर वेव्स तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल जो होता है लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी ब्रॉगली वेव्स का नाम नहीं दिया हुआ है. बेसिकली डी ब्रॉगली वेव्स भी होता है. ठीक है, और देखो एक चौथा एक और होता है जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स. ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट ग्रेविटेशनल वेव्स इज इन अंडर इन्वेस्टिगेशन. अभी इस पर काफी रिसर्च चल रहा है. ग्रेविटेशनल वेव्स का कोई प्रैक्टिकल प्रूफ अभी तक नहीं मिला है. उस पर काफी रिसर्च चल रहा है. बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ग्रेविटेशनल वेव्स के प्रूफ में लगे हुए हैं. ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन. अल्बर्ट आइंस्टीन आर सेइंग दैट ग्रेविटेशनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ब्लैक होल्स. जब ब्लैक होल्स वाइब्रेट करता है तो ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करता है और ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रोड्यूस करता है. खैर उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है. हम लोग को इस चैप्टर में केवल मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोग को क्लास 12th में पढ़ना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ई स्टडी इन क्लास 12th बट मैकेनिकल वेव्स इन क्लास 11. ओके, तो हम लोग को मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, अब देखो तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में दिया हुआ है बट ये तो हम लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में. अब अगला देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. खैर ये सब तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. मैकेनिकल वेव्स, हाँ ये देखो ये इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है. ठीक है,
मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, इसी के बाद हम लोग को स्टडी करना है। तो देखो मैकेनिकल वेव्स होता क्या है, द वेव्स विच आर वाइब्रेटिंग इन अ मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट to the transfer of energy is known as the mechanical waves required to the particles of the medium to vibrate in order for energy to be transferred. It needs a medium. For the transfer of mechanical waves, there is needs a medium. ठीक है, जैसे एज एग्जांपल साउंड वेव्स, साउंड वेव्स इज अ मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स जो होता है वो आपका मैकेनिकल वेव्स होता है एंड साउंड वेव्स नीड्स अ मीडियम। और ये करता क्या है, ये मैटर की एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करता है थ्रू द वाइब्रेशन। ओके, तो ये तो हो गया मैकेनिकल वेव्स। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, देखो यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल वेव्स होते हैं। जैसे सबसे पहला है वाटर वेव्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, स्टेशनरी वेव्स। दूसरा है अर्थ क्वेक या सिस्मिक वेव्स। तीसरा है साउंड वेव्स। चौथा है वेव्स दैट ट्रेवल डाउन अ रोप और स्ट्रिंग। तो चार तरह के मैकेनिकल वेव्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में आप लोग को स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, देखो वेव्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, कोई बता सकता है व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव्स, व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव्स, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, नहीं? ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे ना, सॉरी क्लास 9 में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ट्रांसवर्स वेव्स होता क्या है, पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव्स when the vibration of particles perpendicular to the direction of motion of waves। अगर पार्टिकल्स वेव मोशन के परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट कर रहा है तो इस वेव मोशन को ही बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, और देखो दूसरा आपका होता है, दिस इज अबाउट, या देखो ये ट्रांसवर्स वेव्स का डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स जो है क्रिस्ट और ट्रॉक के फॉर्म में मूव कर रहा है। इस ट्रांसवर्स वेव्स का जो मैक्सिमा जो है इसको क्रिस्ट बोला जाता है, और इस ट्रांसवर्स वेव्स का जो मिनिमा जो है इसको ट्रॉक बोला जाता है। ठीक है, और दो मैक्सिमा दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और ये इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वेव्स का, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है उसका एक्सिस से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यही आपका ट्रांसवर्स वेव्स है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसवर्स वेव्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइट वेव्स। लाइट वेव्स इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। अब देखो वेवलेंथ क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रिस्ट और डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रॉग इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स यूनिट इज मीटर, इसका यूनिट मीटर होता है। ठीक है, ये देखो सामने आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दो मैक्सिमा या दो क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, या दो मिनिमा या दो ट्रॉक के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, तो ये आपका वेवलेंथ है। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ क्रिस्ट और ट्रॉक फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वेव। ये देखो स्क्रीन पे अभी मैंने आप लोग को दिखाया था ना, ये देखो, तो ये वेव का एक्सिस से जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। चाहे क्रिस्ट हो चाहे ट्रॉक हो, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब देखो अगला है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। When the medium of particles move parallel to the direction of motion of wave, when the medium of particles moving parallel to the direction of motion of wave, that is called longitudinal waves। ठीक है, longitudinal waves का एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स इज द एग्जांपल ऑफ longitudinal waves। ठीक है, साउंड वेव्स इज द एग्जांपल ऑफ longitudinal waves। ठीक है, ये देखो
ये देखो सामने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होता है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। A crowded area causing a high pressure region is called compression. A spread out area causing a low pressure region is called rarefaction, ठीक है। ये देखो स्क्रीन में आप लोग को ये दिख रहा है, ये लाइक एज ए स्प्रिंग, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होता है। तो यहाँ देखो ये जो स्प्रिंग टाइप का ये जो मोशन जो है दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें देखो कंप्रेशन रेयरफैक्शन दोनों हो रहा है। रेयरफैक्शन में क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, और कंप्रेशन में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के नजदीक होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये देखो ये जो सामने स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। ये देखो जब पार्टिकल के नजदीक है तो इसको बोला जाएगा कंप्रेशन, और जब पार्टिकल जब एक दूसरे से दूर जा रहा है तो उसको बोला जाएगा रेयरफैक्शन, ठीक है। तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगला, ये देखो यही आपका है, ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है दिस इज द ट्रांसवर्स वेव्स, और नीचे वाला जो आपको दिख रहा है दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो स्क्रीन पे देख रहे हो दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ, या दो कंप्रेशन के बीच का भी डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ। दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ओके। तो ऊपर वाला जो डायग्राम जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स है, और नीचे वाला जो डायग्राम जो है दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। देखो ये सब चीजें आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस चैप्टर में ये सारे वर्ड्स जो होते हैं बार बार यूज किए जाते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, इन सारे वर्ड्स को वेव्स में यूज किया जाता है, ठीक है। और वेव्स चैप्टर देखो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग क्लास 12 में जब आप जाओगे तो क्लास 12 में दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जो पूरा वेव्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। एज एग्जांपल एसी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये कुछ चैप्टर का नाम है जो क्लास 12 में आप लोग को पढ़ाया जाता है, दिस इज रिलेटेड टू द वेव्स। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी आप लोग को पता रहेगा तो क्लास 12 में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग पर सेकेंड, द नंबर ऑफ वेव्स आर या द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/कैपिटल टी। कैपिटल टी को बोला जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। ये तो आप लोग को पता होगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो और वेव्स कैरेक्टरिस्टिक देखो, कैपिटल टी को बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड होता है 1/f, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। अब देखो अगला, वेव वेलोसिटी। देखो ये सामने स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड या डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है λ/कैपिटल टी। लैम्डा को बोला जाता है वेवलेंथ, और कैपिटल टी को बोला जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस, और टाइम पीरियड क्या है, टाइम। तो ये मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल है। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। अब देखो वेव बिहेवियर। अब देखो इन सारे चीजों से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, ये सारे कंक्लूजन आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। अ वेव मीट्स अ हार्ड सरफेस लाइक अ वॉल, अ वेव इंटर अ न्यू मीडियम, अ वेव मूव्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल, अ वेव मीट अनदर वेव। इन सारे चीजों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन केवल लाइट में नहीं होता है, रिफ्लेक्शन आपका साउंड वेव में भी होता है, ठीक है। when a wave hits a surface through which it cannot pass, it bounces back, and that is called the reflection of waves. When a wave hits a surface through which it cannot pass, it bounces back, that is called the reflection of waves. सामने स्क्रीन पे देखो, जैसे सपोज मान लो वेव्स प्रोपेगेट करते हुए जा रहा है और सामने स्क्रीन से टच करके फिर वापस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। Reflection does not change the speed or frequency of the wave.
ध्यान रखिएगा, स्पीड या फ्रीक्वेंसी जो होता है वेव का चेंज नहीं होता है, ठीक है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, बट द वेव कैन बी फ्लिप्ड अप साइड डाउन। हाँ, वेव जो होता है अप साइड या डाउन साइड जो होता है फ्लिप कर सकता है, बट इसका जो मतलब जो स्पीड या फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अब देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, द बेंडिंग ऑफ अ वेव एज इट इंटर्स अ न्यू मीडियम, व्हेन वेव्स travel from one medium to another medium, that is called the refraction of waves। ये सब चीज आप लोग को लाइट एनर्जी में भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज लाइट में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी आपका साउंड वेव में होता है वही सेम प्रॉपर्टी आपका लाइट वेव में भी होता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ ए वेव्स एज इट मूव्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल और पासेस थ्रू अ नैरो ओपनिंग, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। खैर इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये सब चीज हम लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंटरफेरेंस ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सब तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये सब क्लास 12 का टॉपिक है। हाँ देखो, रेजोनेंस क्या होता है, ये तो आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े होंगे। व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, when two objects have the same frequency, then amplitude of vibration of the waves increases, then amplitude of vibration of the waves increases, that is called the resonance, okay। जब दो बॉडी का फ्रीक्वेंसी अगर सेम होता है तो जो बॉडी का जो वाइब्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, that is called resonance और resonant frequency, ठीक है। ये देखो सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गिटार। गिटार में क्या होता है कि जैसे हम गिटार के स्ट्रिंग को जब हम वाइब्रेट करते हैं तो सपोज हम उसको जितनी फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं अगर वो वायर की फ्रीक्वेंसी के अगर इक्वल है तो वायर जो होता है वाइब्रेट करने लगता है, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस, ठीक है। तो यही था, दिस इज अबाउट द रिलेटेड टू द पीपीटी ऑफ वेव्स। अब देखो वेव्स का कुछ एक्टिविटी हम आप लोग को स्क्रीन पे हम शेयर करते हैं, आई थिंक उससे आप लोग को थोड़ा ज्यादा आप लोग को क्लियर होगा। तो अभी तक जो भी आप लोगों को बताया गया वेव्स क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ वेव्स, तो मैंने बताया वेव्स इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which propagating in a medium and transfer the energy from one point to the another point, ठीक है। and you know that there are three type of waves, electromagnetic waves, mechanical waves और तीसरा होता है डी ब्रॉगली वेव्स, चौथा ग्रेविटेशनल वेव्स भी होता है बट दिस इज नॉट इन सिलेबस, आप लोग को केवल मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है। एंड मैकेनिकल वेव्स इज आल्सो टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो ये तो था वेव्स के बारे में। अब देखो, अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, ठीक है। तो देखो, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया। अब देखो, अब अगला टॉपिक आता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के लिए स्पीड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, आगे इसका जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट कैपिटल टी अपॉन एम। टी का मतलब होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन का मतलब फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और m का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, m का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। तो याद रखिएगा t क्या होता है, m क्या होता है, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इसी तरह अगला आता है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो ये सब चीज आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप भी इस चैप्टर में हम लोग को जरूरत पड़ेगा, इसलिए अभी आप लोग को ये सब चीज बताया जा रहा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट बी अपॉन रो, v इज इक्वल टू रूट बी अपॉन रो, ओके। b को बोला जाता है बल्क मॉडुलस, b को बोला जाता है बल्क मॉडुलस, एंड रो को बोला जाता है डेंसिटी ऑफ एयर या डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि वेव्स तो एयर में ट्रैवल करता है ना,
इसलिए डेंसिटी हम लोग एयर कर लेंगे, ठीक है। और बी का मतलब बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के बारे में आप लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है ना, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये आपका जो है दिस इज द बल्क मॉडुलस। अब देखो आप लोग को हम कुछ स्क्रीन पे कुछ शेयर कर रहे हैं, वेव्स कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। ये देखो, ये वाटर ड्रॉप्स दिख रहा है, ये देखो ये वाटर ड्रॉप्स जो है वेव्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड जो है ये मैक्सिमम है, ये देखो एम्पलीट्यूड जो है ये मैक्सिमम है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा दो वेव्स के बीच में गैप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये दो ब्लू कलर की लाइंस आप लोग को दिख रही होगी, ये दो ब्लू कलर की लाइंस के बीच में काफी ज्यादा गैप है। अगर मान लो मैंने एम्पलीट्यूड को मिनिमम कर दिया, ये देखो ये मैंने एम्पलीट्यूड को मैंने मिनिमम कर दिया, तो ये जो ब्लू कलर की जो वेव्स था उनके बीच का जो गैप जो था वो खत्म हो गया, ये देखो। अब अगर यहाँ पे वेव्स अगर हम जनरेट करेंगे तो पता ही नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे वेव्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, सबका एम्पलीट्यूड जो है 0 है। अब देखो एम्पलीट्यूड को मैंने बढ़ा दिया, अब ये देखो एम्पलीट्यूड अभी जो है एवरेज है। तो देख रहे हो ये दो ब्लैक या दो ब्लू कलर के लाइंस के बीच का जो है बहुत ही कम है, गैप जो है बहुत ही कम है। एम्पलीट्यूड को अगर मैंने मैक्सिमम कर दिया तो दो वेव्स के बीच का जो सेपरेशन जो है वो बढ़ गया। तो ये तो था दिस इज अबाउट वाटर वेव्स। अब इसी तरह देखो ये सेम चीज आपका साउंड में भी होता है, ये देखो साउंड में भी वेव्स क्रिएट हो रहा है, ये देख रहे हो, ये साउंड में भी वेव्स क्रिएट हो रहा है। एंड यू नो दैट दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। एम्पलीट्यूड देखो मैक्सिमम है, जिससे चलते दो ब्लैक कलर या दो व्हाइट कलर के वेव्स के बीच में गैप बहुत ही ज्यादा है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब कि दो वेव्स के बीच में गैप ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी अगर मान लो मैक्सिमम कर दिया तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमम है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी मैक्सिमम होगा, मतलब एक सेकंड में देखो ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, ओके। और यही सेम चीज देखो लाइट के केस में भी, ये देखो यही सेम चीज देखो लाइट के केस में भी है। अब मान लो सपोज ये देखो ये लाइट वेव्स है, ये देखो ये लाइट वेव्स है। तो लाइट वेव्स में देखो एम्पलीट्यूड को मैंने मैक्सिमम कर दिया है, तो दो वेव्स के बीच का जो सेपरेशन जो है वो मैक्सिमम है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब कि दो वेव्स के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को भी मान लो मैंने बढ़ा दिया, तो आपको पता है कि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे ज्यादा होती है। तो देखो इसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी ज्यादा है और दो वेव्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। तो दिस इज अबाउट द लाइट वेव्स, ये आपका स्क्रीन पे जो शो किया गया दिस इज द लाइट वेव्स, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को वेव्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि वेव्स होता क्या है और वेव्स किस तरह से वाइब्रेट करता है। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो अब हम लोग को अगला टॉपिक जो पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आप लोग से पूछा जाता है, प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए आता है, दैट इज नोन एज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखो आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए आएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। You know that sound waves is a longitudinal waves, then we are using the formula of the speed of longitudinal waves, ठीक है। First time speed of sound is explained by the Newton, but Newton's theory is completely wrong. According to the Newton's, speed of sound is travel in a isothermal medium, but this is wrong because we know that temperature of the medium always change.
देखो मीडियम का टेम्परेचर कभी भी सेम नहीं रहता है, ठीक है, मीडियम का टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए न्यूटन्स का ये जो थ्योरी जो था ये गलत था, और इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड जो कैलकुलेट किया था वो भी गलत था, ठीक है। बाद में इसमें करेक्शन किया गया, दैट इज कॉल्ड द लैप्लास करेक्शन। तो हमको इन दोनों चीजों के बारे में स्टडी करना है कि न्यूटन्स ने फॉर्मूला जो दिया था वो क्यों गलत दिया था, क्या गलत था, और फिर इसमें करेक्शन कैसे किया गया, ये दोनों चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। अब देखो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, sound travel in a isothermal medium, sound travel in isothermal medium, isothermal का मतलब सेम टेम्परेचर, ओके, isothermal का मतलब होता है सेम टेम्परेचर। It means that when sound wave travel, then the temperature of medium is always constant, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई बता सकता है कि आइसोथर्मल मीडियम या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल मीडियम, कोई बता सकता है? नहीं, आप लोग पढ़े होंगे। जब T कांस्टेंट होता है, T का मतलब टेम्परेचर, तो इक्वेशन हम लोग कौन सा यूज करते हैं? नहीं पता, पढ़े होंगे आप लोग। अरे भाई, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना, ये आप लोग पढ़े होंगे। दिस इज नोन एज द बॉयल्स लॉ, इसको बॉयल्स लॉ बोला जाता है। दिस इज नोन एज अ बॉयल्स लॉ, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, जब साउंड वेव्स जब मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो P इंटू वी का जो प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो, हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालना है, तो स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए हमें पहले बल्क मॉडुलस निकालना पड़ेगा, और बल्क मॉडुलस निकालने के लिए पहले इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to v, differentiating both side with respect to v, ठीक है। तो देखो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है डिफरेंशिएशन में? नहीं, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी इनटू differentiation of first quantity with respect to the volume, and you know that this is equal to the differentiation of constant with respect to v ना, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, तो जरा ये बताओ, dv अपॉन dv कितना हो जाएगा? 1 प्लस v इंटू dp अपॉन dv। और बताइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बता सकता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ना, जीरो, हाँ बिल्कुल सही, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो v इंटू डी पी अपॉन डी वी, यू नो दैट दिस इज इक्वल टू माइनस पी ना, ये माइनस पी आएगा। अब देखो, आपको यहाँ पे बल्क मॉडुलस निकालना है, ठीक है, बल्क मॉडुलस। तो बताओ, बल्क मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, एंड यू नो दैट दिस इज इक्वल टू पी। और जरा ये बताओ, ये माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, यही आपका क्या है? दिस इज द बल्क मॉडुलस, ठीक है, यही आपका बल्क मॉडुलस है, माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, दिस इज द बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो देखो ये आ गया बल्क मॉडुलस। तो देयरफॉर तो बताओ, ये जो बीज होगा, b इज इक्वल टू पी ना, b इज इक्वल टू पी। अब देखो ये आ गया बल्क मॉडुलस, और जरा ये बताओ, अगर बल्क मॉडुलस अगर आ गया तो क्या स्पीड ऑफ साउंड नहीं निकल जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड भी निकल जाएगा, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, v इज इक्वल टू होता है रूट बी अपॉन रो ना, रूट बी अपॉन रो। वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ यहाँ पे b किसके इक्वल है? यू नो दैट b इज इक्वल टू p, तो ये हो जाएगा p अपॉन रो। तो देखो ये आ गया स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फॉर्मूला। अब देखो, न्यूटन का ये फॉर्मूला इनकरेक्ट क्यों है? न्यूटन का ये जो फॉर्मूला जो है ये इनकरेक्ट क्यों है? अब देखो, ये भी हम आप लोग को बता देते हैं। तो यू नो दैट इन आवर
एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बताइए एयर के लिए प्रेशर कितना होता है, एयर के प्रेजेंस में प्रेशर कितना होता है, कोई बता सकता है? 1 atm ना, 1 atm या 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, और एयर की डेंसिटी कितनी होती है पता है? एयर की डेंसिटी होती है 1 kg पर मीटर क्यूब ना। अब ये सारा वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा। तो देखो देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड आपका आएगा v इज इक्वल टू रूट p की वैल्यू पुट कर दो, p कितना है 10 टू द पावर 5 और एयर की डेंसिटी कितनी है 1। कैलकुलेट करोगे तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली जो आएगा दिस इज 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड, बट दिस इज रॉन्ग। द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, the value of speed of sound is wrong according to Newton formula। कोई बता सकता है कि साउंड की एक्चुअल स्पीड कितनी होती है? कोई बता सकता है? यस 340 ना, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, या बहुत सारे बुक में 332 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूटन का ये जो फॉर्मूला जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड गलत आ रही है, क्योंकि साउंड की एक्चुअल स्पीड जो होता है वो 340 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। सो दैट्स रीजन न्यूटन फॉर्मूला इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि इन्होंने ये जो कैलकुलेशन जो किया था दिस इज फॉर आइसोथर्मल मीडियम, सो दैट्स रीजन दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। ओके, तो यही था आपका न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस किया जाएगा लाप्लास करेक्शन। एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, फ्रांस कराने वाले थे, उन्होंने इस फॉर्मूले में बाद में करेक्शन किया, दैट इज नोन एज द लाप्लास करेक्शन, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम आप लोग को तो हम नेक्स्ट टर्म पे हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही है, आप लोग को इस वीडियो दोबारा देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हेलो हेलो, please like subscribe my YouTube channel, and please also comment if there is any correction or any question related to this topic, you also give comment. Okay, thank you so much.